ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग मिनरल रिसोर्सेज को लेकर डिस्कशन किए थे ना। वी हैव टॉक्ड अबाउट मिनरल रिसोर्सेज एंड इन दिस क्लास वी विल बिगिन आवर डिस्कशन विथ फूड रिसोर्सेज। तो आज का क्लास में हम लोग फूड रिसोर्स मतलब खाद्य संसाधन इसको लेके डिस्कशन शुरू करेंगे। सो first and foremost, you need to remember that there are thousands of edible plants as well as animals. But although there are thousands of edible plants and animals, we, that is human beings, consume only about 3 dozen types. तो दुनिया में हज़ारों किस्म की खाना है, मतलब वो वनस्पति हो सकता है, वो पशु खाद्य हो सकता है, लेकिन हम लोग उसमें से सिर्फ 3 दर्जन ही खाते हैं. सो वी कंज्यूम ओनली अबाउट 3 डजन टाइप्स ऑफ फूड. सो इफ वी लुक इनटू द मेन फूड रिसोर्सेज दैट man consumes, which includes your wheat, rice, maize, potato, sugarcane, then different kinds of fruits and vegetables, then you have your milk, meat, different kinds of fishes, seafoods, etc. तो अगर हम लोग कुछ तरह की खाना के ऊपर नज़र डालें कि हम लोग क्या क्या खाना मेनली खाते हैं, तो आप लोग सोचिएगा कि हम लोग गेहूँ या फिर चावल या फिर मकाई या फिर आलू, फिर शुगर केन मतलब मतलब जिससे हम लोग चीनी बनाते हैं, फिर तरह तरह की दाल हम लोग खाते हैं, और फिर दूध, और दूध से तैयार होने वाला जो अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही, कर्ड, चीज़ एट्सेट्रा. फिर आपका हो गया मीट, तरह तरह की फिशेस, कुछ समुद्री खाना, ये सब हम लोग ज़रूर खाते हैं. बट आउट ऑफ ऑल दीज राइस, wheat and maize, these are the major grains that we consume. So please remember, out of the different kinds of food resources about which we are talking, rice, wheat and maize are the major grains which we consume. And if you look into the developing countries like India, Bangladesh, then you have your Sri Lanka, Brazil, Argentina. If you look into these developing countries, there are about 4 billion people. 4 billion means around 400 crore people who mainly consume wheat and rice as their staple food. So in the developing countries, wheat and rice is primarily the staple food. तो जितना भी तरह की खाने के बारे में हम लोग अभी बोल रहे थे, उसमें से चावल और गेहूँ ये हैं दोनों मेन सीरियल क्रॉप्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में खाया जाता है. और लगभग 400 करोड़ ऐसे इंसान हैं. 4 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 400 करोड़ पीपल ऐसे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डायरेक्टली आपका व्हीट और राइस का ऊपर डिपेंडेंट है. तो अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो मीट एंड मिल्क ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, डेवलप्ड नेशंस का जो खाना है मीट एंड मिल्क. तो अगर हम लोग डेवलप्ड नेशंस की तरफ देखेंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और कनाडा, दीज आर द 2 डेवलप्ड कंट्रीज़ देयर. और फिर यूरोप के देशों में, जापान के देशों में. तो दुनिया में जितना भी मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उसका लगभग 80% डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंजम्पशन होता है. सो वॉट एवर इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड मिल्क ग्लोबली, 80% ऑफ इट इज़ कंज्यूम्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज़. तो सवाल ये उठता है क्यों? इसका कारण यही है कि हम लोग देखेंगे कि मीट और मिल्क ऐसे प्रोडक्ट्स थोड़ा एक्सपेंसिव है. तो हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे राइस एंड व्हीट, तो राइस एंड व्हीट जैसे प्रोडक्ट्स हम लोग देखेंगे कि थोड़ा चीप है, थोड़ी सस्ता है. तो क्योंकि ये सस्ता है, इसीलिए इसका कंजम्पशन ज़्यादा है. और जो आपका मीट, मिल्क, ये सब जो प्रोटीन रिच डाइट हैं, ये सब प्रोटीन रिच डाइट्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका कंजम्पशन ज़्यादा है. तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया का जो मेजर फूड रिसोर्सेज हैं उसको लेके हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं.
तो पहला जैसे हम बोले थे कि मेजर फूड क्रॉप्स है व्हीट, राइस एंड मेज। तो आउट ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप्स दैट वी कंज्यूम, द मेजर फूड क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, राइस एंड मेज। मतलब आपका गेहूँ, चावल और मकाई, ये है तीनों मेजर फूड क्रॉप्स। और इसके अलावा और भी कुछ फूड क्रॉप्स के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। जैसे अगर हम लोग पहाड़ी इलाका में जाएंगे, इफ़ यू गो टू द हिली रीजन्स, देयर यू विल बी फाइंडिंग दैट देयर इज़ कंजम्पशन ऑफ पोटैटोज, बार्ली, ओट्स एट्सेट्रा। तो पहाड़ी इलाकों में आलू, बार्ली, ओट ये जैसे खाना ज़्यादा पॉपुलर है। और जैसे हम लोग सोचे कि ड्राई रीजियंस में गए, द रिलेटिवली ड्राई रीजियंस जैसे इंडिया में राजस्थान की तरह, तो इन दोज रीजियंस यू विल बी फाइंडिंग दैट देयर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक sorghum, मिलेट्स, दीज आर मोर पॉपुलर। तो सूखा एरियाज़ में जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे मिलेट्स हैं, sorghums हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इसका अलावा हम लोग तरह तरह की फल खाते हैं। ऐसे ऐसे फल हैं जो पूरा साल मिलता है, जैसे बनाना पूरा साल उसका अवेलेबिलिटी है। और ऐसे फल भी हैं जो सिर्फ कुछ ही सीजन्स में अवेलेबल है, जो कुछ ही सीजन्स में अवेलेबल है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि मैंगो, वाटरमेलन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो विच वी कंज्यूम, like banana, mango, apple, etc. And some of these fruits are available only during certain season. That is, they may be perennial fruits like mango, watermelon, etc. And there are certain fruits which are available. There are certain fruits which are seasonal, like mango, watermelon, etc. And there are certain fruits which are perennial, which are available throughout the year. Say for example, banana. And these fruits, they are primarily a source of vitamins and minerals. These fruits are primarily a source of vitamins and minerals. So apart from that, we also consume around 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो फल को छोड़ के हम लोग 20 अलग अलग किस्म की वेजिटेबल्स, सब्जियां भी कंज्यूम करते हैं। और दीज वेजिटेबल्स दे प्रोवाइड अस अगेन विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं ये भी हमको विटामिन्स और मिनरल्स दोनों प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो कंज्यूम अबाउट 15 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ पल्सेस, मतलब दाल। हम लोग 15 अलग अलग किस्म की दाल कंज्यूम करते हैं। एंड दीज पल्सेस दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। सो दीज पल्सेस दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। तो ये जो पल्सेस हैं ये प्लांट प्रोटीन्स का एक बढ़िया सोर्स है। देन इफ़ वी कम डाउन टू द व्हाट यू कैन से meat and fish, we consume around 6 different types of mammals. We consume around 2 different types of domestic birds. We consume a few species of fishes and say half a dozen marine animals. तो हम लोग अगर हमारे जो मीट का डाइट है उनका तरफ थोड़ा नज़र रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग 6 अलग अलग किस्म की मैमल्स को कंज्यूम करते हैं। हम लोग 2 बहुत पॉपुलर बर्ड्स हैं जिसको कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट यू कैन से चिकन इज़ वन ऑफ देम। एंड देन हम लोग तरह तरह की मछलियाँ खाते हैं और कुछ समुद्री खाना भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। देन दीज व्हाट यू कैन से मीट, मिल्क, dairy products, they provide us with variety of proteins. They provide us with if you think of the seafoods provide us with phosphorus, iodine etc. समुद्री खाना से हमको phosphorus और iodine ये सब ज़रूर मिलता है। So what we find that man consumes different kinds of food resources, but although we consume different kinds of food resources, we still find that several people in the world they are suffering from food crisis. तो जो हम लोग अलग अलग किस्म की खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनका पास पर्याप्त परिमाण में खाना अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम लोग उस डिस्कशन के बारे में आगे जाएंगे। उसका पहले आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट डाउन अ क्वेश्चन।
Discuss food as a resource. Discuss food as a resource. Discuss food as a resource. Then write down what is the difference between malnutrition and undernutrition. What is the difference between malnutrition and undernutrition? I am writing down the spelling, you can note it down. Malnutrition and undernutrition. Undernutrition. Difference between malnutrition and undernutrition. ओके तो पहले हम लोग ये जो दो शब्द हमारे पास हैं malnutrition और undernutrition, इसका मतलब हम लोग पहले समझेंगे. First let us understand what exactly is undernutrition. So according to the Food and Agricultural Organization, that is FAO, according to the Food and Agricultural Organization, it is said that those who receive less than 90% of the minimum dietary calories, they are assumed to be suffering from undernutrition. So remember, food energy is measured in calories. Food energy is measured in calories, and those who receive less than 90% of the minimum dietary calories, they are said to be suffering from undernutrition. तो मतलब खाने से जो हमको एनर्जी उपलब्ध होता है वो एनर्जी हम लोग कैलोरीज में मेजरमेंट करते हैं, और जिनका खाने में मिनिमम डाइटरी कैलोरीज का जो इनटेक होना चाहिए अगर उसका 90% से कम हो रहा है, then a person is said to be suffering from undernutrition. So undernutrition is a phenomena when a person takes less than 90% of the minimum dietary calories. Next, what is malnutrition? Malnutrition is a situation when we find that your food does not contain one or a few types of nutrients. So malnutrition is a situation when we find that the food lacks one or a few types of nutrients. तो अगर खाने में एक या एक से ज़्यादा पौष्टिक पदार्थ का अभाव है तो हम लोग तभी बोलेंगे जो वो खाना खा रहा है उसको मैल न्यूट्रिशन हो रहा है. सो मैल न्यूट्रिशन इज़ अ सिचुएशन when you find that there is a lack of one or a few types of dietary nutrients in the food. Say for example, if a person is not taking enough proteins in his diet, then that person will suffer from a disease called kwashiorkor. Or if a person is not taking enough iron in the diet, then the person can suffer from the disease anemia. Or if the person is not taking enough iodine, then the person can suffer from goiter. Or if there is shortage of vitamin A in your diet, you may suffer from night blindness. तो खाने में एक या एक से अधिक पौष्टिक पदार्थ का अभाव से तरह तरह की बीमारी हो सकती है. जैसे खाने में प्रोटीन्स का अभाव से क्वाशियोरकर जैसे बीमारी हो सकती है, खाने में आयरन का अभाव से एनीमिया हो सकती है, खाने में आयोडीन का अभाव से गॉइटर हो सकता है, और खाने में विटामिन ए का अभाव से नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर न्यूट्रिशन एंड मैल न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन? अंडर न्यूट्रिशन इज अ सिचुएशन व्हेन वी से that a person is taking less than 90% of the minimum dietary calories, and malnutrition is a situation when a person's diet lacks one or a few types of nutrients. Okay, after talking about all this, let us come down to the world food problems. So write down a question. Discuss the causes of global food problems. Discuss the causes of global food problems.
डिस्कस द कॉजेज ऑफ ग्लोबल फूड प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो अगर हम लोग पिछले 50 साल का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि दुनिया का जो ग्रेन प्रोडक्शन है, सीरियल क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन, वो लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। वो लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त खाना नहीं है। तो इसका कारण यही है कि जिस रेट से हम लोग अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाए हैं उससे कहीं ज़्यादा रेट में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर फूड प्रोडक्शन का रेट से जनसंख्या बढ़ने की रेट ज़्यादा हो जाएगा तो तभी हम लोग देखेंगे कि खाने का अभाव तैयार होगा। सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ global food problems is that there is not our food production rate is not maintaining pace with our population increase, because the rate of population increase is much higher than the rate of food production increase. So this is one of the major cause. Apart from that, there is also the problem of food storage and distribution. So food is not being stored adequately, or there are certain problems with the infrastructure associated with food storage, and then there are also problems with equitable distribution of food. तो खाने का जो संरक्षण, मतलब जैसे फल, सब्जी, ये सब का जो स्टोरेज, अगर इस स्टोरेज ठीक ठाक नहीं रहा, रेफ्रिजरेशन ठीक ठाक नहीं रहा, गोडाउन्स ठीक ठाक नहीं रहा, तो तब भी ये खाना पच जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब भी उससे खाने का क्राइसिस तैयार होगा। दूसरा होगा खाने का डिस्ट्रीब्यूशन। हर जगह खाना ठीक से पहुंचता नहीं है, कुछ जगह में अधिक परिमाण में, कुछ जगह में जितना होना चाहिए, जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता है। तो इसी सब के कारण खाने का क्राइसिस तैयार हो जाता है। और in the modern world, what we find that every year around 40 million people die of undernutrition and malnutrition. So in the modern world, what we find that every year around 40 million people die of malnutrition and undernutrition, and out of these 40 million there are about 50% people aged between 1 to 5 years who die. That means there are 50% children who die because of undernutrition and malnutrition. मतलब दुनिया में हर साल लगभग 40 मिलियन पीपल अंडर न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन का कारण उनकी मौत होती है। इनमें से लगभग 50% बच्चे हैं जिनका उम्र 1 साल से 5 साल तक है। Now looking into the Indian scenario, if we look into the Indian scenario, remember India is the 3rd largest producer of staple crops. Staple crops means wheat, rice and maize. Staple crops means wheat, rice and maize. India is the 3rd largest producer of staple crops, but still there are around 300 million Indians who are undernourished. So there are still around 300 million Indians who are undernourished. The reason is we have land area almost half of that of USA, but we have a population of nearly 3 times that of USA. So that means our land area availability for agriculture is only half of that of United States, but our population is nearly 3 times that of United States. तो हमारे देश में हम लोग देखेंगे कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेपल क्रॉप्स है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे 300 मिलियन पीपल हैं जिनका पास पर्याप्त परिमाण में खाना उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज़मीनी भाग है वो यूनाइटेड स्टेट्स का आधा है, लेकिन हमारा जनसंख्या यूनाइटेड स्टेट्स का 3 गुना है। तो मतलब जो रेट में हम लोग खाना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा रेट में हमारी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, और इसी के कारण हम लोग देखेंगे कि हमारे पास खाने का पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। सबके पास खाने का पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो टू बूस्ट अप आवर फूड प्रोडक्शंस, टू बूस्ट अप आवर fish productions, in the modern world we find that several agricultural revolutions have taken place. One such revolution is the green revolution. So the green revolution was promoted
to increase the production of food grains. The green revolution was promoted to increase the production of food grains, and the blue revolution, it was promoted to increase the production of fish, shellfish, shrimps, oysters, etc. So the green revolution was promoted to boost up the food grain production, and the blue revolution, it was promoted to produce more fishes, shellfishes, oysters, shrimps, etc. तो खाने का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास आज के दुनिया में हम लोग देखेंगे 2 प्रिंसिपल एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस हो चुका है। जैसे एक है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका मतलब हमारा जो स्टेपल क्रॉप्स है, सीरियल क्रॉप्स है, उनका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और दूसरा है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था? ब्लू रेवोल्यूशन का उद्देश्य यही था कि ताकि उनसे हम लोग मछली, सेलफिश या फिर श्रिम्प्स, ऑयस्टर्स, इनका प्रोडक्शन बढ़ा सके। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ discussion of the global food problems. Now we shall talk of food problem management. So write down a question. Discuss some strategies to manage global food problems. Discuss some strategies to manage global food problems. ठीक है, मतलब दुनिया का जो खाद्य संसाधन का जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग किन किन स्ट्रैटेजीज़ को ले सकते हैं। तो पहला स्ट्रैटेजी जो हम ले सकते हैं, we have to increase our food production, and this can be done by promoting green and blue revolution. There has to be more research in the agricultural sector, and then there has to be more and more technology that has to be brought into the agricultural sector. So the first and foremost step is to increase food production. So पहला जो स्ट्रैटेजी जो हम लोग ले सकते हैं, जिसके दौरान हम लोग खाने का जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करेंगे, वो है खाने का प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, और जो हम बढ़ा सकते हैं सिर्फ ग्रीन और ब्लू रेवोल्यूशन जैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस को प्रमोट करके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ग्रीन सीरियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगी, और ब्लू रेवोल्यूशन से मछली, शेलफिश, ऑयस्टर, श्रिम्प्स, इन सब की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इन जैसे रेवोल्यूशन, जैसे वाइट रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन मतलब ये वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। दूसरा स्ट्रैटेजी जिसके दौरान हम लोग फूड प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं, वो है better and equitable food distribution. So we need to improve our food distribution. So if we can improve our food distribution, food will be reaching to all people in the right quantity and at the right time. तो अगर हम लोग हमारे खाने का जो वंटन व्यवस्था है, उस वंटन व्यवस्था में सुधार ला सके, तो उसके चलते हम लोग देखेंगे कि पर्याप्त परिमाण खाना सबके पास सटीक परिमाण में और सटीक समय में हम लोग पहुंचा पाएंगे। थर्ड, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल फूड प्राइस, बिकॉज we find that from time to time certain absolutely necessary food items, their price becomes out of control. So that should not be the case. So food price control has to be a major issue that must be taken up by the government so that food prices do not fluctuate. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि खाने की जो भाव है वो अचानक से बढ़ जाता है और कभी अचानक से कमती हो जाता है। तो इसी सब के चलते बाज़ार में वो सब फूड प्रोडक्ट्स का व्हाट यू कैन से अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएशंस आ जाता है। तो खाने का भाव, उसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। देन there has to be better storage and refrigeration pertaining to food resources. Now we need to store our food items in the cold storages. We need to better the infrastructure of food refrigeration. This is because only if we can store food, only if we can refrigerate food properly, then
that food will be available throughout the year. Otherwise, the perishable food items, say for example the vegetables, the fruits, if we do not store them, they will be degraded, they will get perished. So that such a debacle or a disaster does not occur, we need to store our food in a better way. We need to refrigerate our food. So हमारे जो खाने का संसाधन है उसको बढ़िया तरह से उनका स्टोरेज और बढ़िया तरह से उनका रेफ्रिजरेशन का ज़रूरत है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन और स्टोरेज ठीक नहीं रहेगा तो पेरिशेबल आइटम्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सब ख़राब हो जाएंगे, और जैसे ही ख़राब हो जाएंगे तो उनका सप्लाई में कटौती आ जाएगा, और तभी मार्केट में उसका प्राइस हाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग का स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए तो उससे ये सब समस्याओं की समाधान हो सकती है। देन वी हैव टू रिड्यूस and ultimately stop food wastage. Now remember, India wastes enough food to feed another India. तो हमारे देश में इतना खाने का वेस्टेज होता है ताकि उससे एक और इंडिया खा सके। सो दिस हैबिट ऑफ फूड वेस्टेज इट हैज़ टू स्टॉप। सो खाने का वेस्टेज इसको संपूर्ण तरीके से नियंत्रण करना है और उसको रोकना है। एंड अल्टीमेटली to make food available to everyone, we need to control our population. So until and unless we are able to control our population, we won't be able to what you can say provide enough food to everyone at the right quantity and at the right time. तो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी खाने का संसाधन को सबके पास उपलब्ध करने के लिए हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, उसका ऊपर नियंत्रण लगाना है। तो अभी जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन इट इज़ मोर देन 700 करोड़, 700 करोड़ से ऊपर हो गया है। इंडिया का जनसंख्या अभी लगभग 138 करोड़, 138 करोड़ हो चुका है। तो इस तरह अगर आबादी बढ़ता रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास खाने का जो शॉर्टेज, खाने का जो अभाव, वो भी बढ़ता रहेगा। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ फूड रिसोर्स। Then we shall move into energy resource. Then we shall move into energy resource. Energy resources. Okay. First, we shall be discussing about energy resources in a preliminary way. Okay. So first write down. What are energy resources? What are energy resources? Then why energy needs are increasing? Why energy needs are increasing globally? Why energy needs are increasing globally? ओके तो पहले हम लोग इन दोनों सवालों का उत्तर ढूंढते हैं कि व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब ऊर्जा का संसाधन क्या है। तो दोज रिसोर्सेज which are available in the world from which we produce energy, they are called as energy resources. So those resources which are available from which we produce energy, from which we produce power, those resources are called energy resources. मतलब जो सभी संसाधन से हम लोग हमारे जो पावर का उत्पादन करते हैं, हमारे जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, उसी सब संसाधन को हम लोग बोलेंगे एनर्जी रिसोर्स। नाउ इफ वी लुक इनटू द what you can say growing energy needs, कि throughout the world energy demand and energy needs are increasing. So the question is why, क्यों पूरी दुनिया में ऊर्जा का जो डिमांड है, एनर्जी का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेके पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। Now, in the modern world, as our population is increasing, the lifestyles are also becoming more and more developed and obviously luxurious. And as lifestyles become developed, as the standard of living increases, as we become more and more luxurious, we will be using more and more energy.
If you think, look at your homes. In the modern days we use a lot of electrical appliances. So these electrical appliances require electrical energy to run on. Then if you think of what you can say, the vehicles, almost everyone has a car or a scooter or a bike, etc. Then there is such a heavy public transport. Then so many trains are currently in operation in our country. Then there are flight travels. Then there are what you can say, water transports. So all these sectors tremendously demand energy. So as our lifestyles improve, as they become more and more luxurious, as we use more and more machines, obviously we will be consuming more and more of एनर्जी. तो जैसे जैसे हमारी जो जीवन शैली है उसमें डेवलपमेंट होगी, हम लोग जैसे जैसे और अधिकतर मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और गाड़ियाँ चलेंगे और प्लेन्स चलेंगे और ट्रांसपोर्टेशंस होंगी समुंदरों में, उतना ही ज़्यादा एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा. लेकिन ये सब के बावजूद एक बात याद रखना है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनका ऊर्जा का जो डिमांड है वो हम लोग का देश का ऊर्जा का डिमांड से बहुत अधिक है. तो अगर हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक इनटू countries like USA and Canada, if you look into countries like USA and Canada, which constitute only 5% of the global population, but they consume 1/4 of the global energy. So countries like USA and Canada, that is the developed countries, they support only 5% of the global population, but they consume around 25% of the global energy. So यूएसए और कनाडा जैसे देशों में हम लोग देखेंगे कि दुनिया का सिर्फ 5% जनसंख्या वहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों देश दुनिया का लगभग 25% एनर्जी ये लोग कंज्यूम करते हैं. तो अगर हम लोग एक और स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, जैसे अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का एनर्जी कंजम्पशन और गरीब देशों की एनर्जी कंजम्पशन को लेकर सोचेंगे पर कैपिटा मतलब पर हेड. तो एक एवरेज नेपाली या फिर एक एवरेज बांग्लादेशी एक साल में जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एक एवरेज यूएसए या फिर एक एवरेज कनाडा का सिटीज़न एक दिन में उतना एनर्जी कंज्यूम करते हैं. तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि एक एवरेज गरीब देश की नागरिक जैसे नेपाल, बांग्लादेश एक्सेट्रा, इनका एक सिटीज़न एक साल में जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का जैसे यूएसए और कनाडा का एक सिटीज़न एक दिन में उतना एनर्जी कंज्यूम करता है. सो वॉट एवर इज़ द एनर्जी कंजम्पशन बाय citizen of the poorly developed country like say Nepal or Bangladesh in a year, that is the energy consumption of an average US or Canadian citizen in a day. So this difference simply reflects that more developed a country is, more will be the energy consumption. तो एक देश जितना उसका उन्नति होगा, उसका एनर्जी कंजम्पशन, उसका ऊर्जा का कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा. दैट इज़ वाई वी से दैट एनर्जी कंजम्पशन इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट. तो मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा. बट there are a lot of problems associated with this energy consumption. We will come down to it later. First, let us classify energy resources. So write down a question. Classify energy resources. क्लासीफाई करना मतलब उसको श्रेणी में विभाग करना. अच्छा, नाउ वी कैन जनरली क्लासीफाई एनर्जी रिसोर्सेज into two main types. We can generally classify energy resources into two main types. First is the renewable resource,
and then is the non-renewable resource. So first is the renewable resource, renewable energy resources, and non-renewable energy resources. So these are the two main types of energy resources. renewable energy resources and non-renewable energy resources. तो renewable का मतलब है पुनर्नवीकरण योग्य और non-renewable मतलब पुनर्नवीकरण अयोग्य. So let us talk of renewable energy. Renewable energy resources are continuously produced in nature. They are continuously produced in nature. They are also called flow resources. They are also called flow resources, and their amount is infinite. So even if we want, we cannot exhaust these energy resources. That is why they are also called inexhaustible energy resources. They are also called inexhaustible energy resources, like solar energy, tidal energy, geothermal energy, etc., etc. And these energy resources are also called non-conventional. Non-conventional means those which are being in use very recently. So those resources which are being in use very recently, they are called non-conventional. So renewable मतलब पुनर्नवीकरण योग्य, इनका परिमाण असीमित है और ये प्रकृति में कंटिन्यूअसली उसका प्रोडक्शन चल रहा है, और हम लोग चाहकर भी इस एनर्जी रिसोर्स को हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसका परिमाण असीमित है. सो इसको हम लोग बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल. इनएग्जॉस्टेबल मतलब जिसको हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल. नॉन कन्वेंशनल मतलब हम लोग हाल ही में ये सब एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सौर शक्ति, वायु शक्ति, ज्वारीय शक्ति, फिर भूतापीय शक्ति, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जल शक्ति. These are all the renewable energy resources. Then we must come down to the non-renewable energy resources. Non-renewable means those whose amount is limited, and they are called as the stock resources. They are called as the stock resource, and they cannot be produced instantly. It takes a long time to produce these resources in nature, and with continuous use they will get exhausted. That is why they are also called what you can say exhaustible resources. That is why they are also called exhaustible resources. And very importantly, these non-renewable resources will likely get exhausted in the near future. They will likely get exhausted in the near future, and they are also called as the conventional energy resources. Conventional means they have been in use since a very long time. तो नॉन रिन्यूएबल मतलब पुनर्नवीकरण अयोग्य. जैसे हम लोग सोचेंगे कि तेल, कोयला एट्सेट्रा, क्योंकि इनका परिमाण प्रकृति में सीमित है और ये प्रकृति में तैयार होने में भी बहुत समय लगता है, लाखों वर्ष लग सकते हैं. और अगर हम लोग इसको कंटिन्यूअसली इसका व्यवहार करते चलें तो इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएंगे. जैसे अगर आप कोयले को लेके सोचेंगे तो लगभग विद इन अनदर 200 ईयर्स ये ख़त्म हो सकता है. अगर हम लोग तेल को लेके सोचेंगे विद इन द नेक्स्ट 40 to 50 ईयर्स ये ख़त्म हो सकता है. तो ये सब रिसोर्सेज कन्वेंशनल है. कन्वेंशनल मतलब हम लोग सालों से इसका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और इनका परिमाण सीमित है. दे आर कॉल्ड स्टॉक रिसोर्सेज. सो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, then you have natural gas, then you have uranium from which we produce nuclear power etc. तो इन नॉन रिन्यूएबल मतलब पुनर्नवीकरण अयोग्य जो ऊर्जा संपद है, इनका उदाहरण स्वरूप हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और पारमाणविक शक्ति जैसे यूरेनियम जिससे हम लोग पारमाणविक शक्ति उत्पादन करते हैं, ये सब उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. सो नाउ राइट डाउन which non-renewable energy resources you will study for your examinations. So write down the non-renewable energy resources which you will study. Write down non-renewable first. Write down coal,
मतलब कोयला, फिर ऑयल, ऑयल मतलब तेल, उसका बाद नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, और नंबर 4 न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर मतलब पारमाणविक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब पारमाणविक एनर्जी। ठीक है, these are all the non renewable energy resources which you will study. Now write down the renewable energy, पुनर्नवीकरण योग्य जो ऊर्जा के संसाधन हैं उन कौन कौन पढ़ना है वो लिख लीजिए। The renewable energy resources which you will study. Write down number 1 solar energy, सौर शक्ति, solar energy. Then write down wind energy, वायु शक्ति, wind energy. Then write down tidal energy, tidal मतलब ज्वारीय शक्ति. Then write down geothermal energy, geothermal मतलब भूतापीय शक्ति, geothermal मतलब भूतापीय शक्ति. Then write down hydropower, hydropower मतलब जल शक्ति. और then write down बायोमास एनर्जी, बायोमास मतलब जीव भर की शक्ति, जीव भर, बायोमास को हम लोग हिंदी में जीव भर बोल सकते हैं, और बायोमास एनर्जी तो उसको आप लोग जीव भर की शक्ति ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो इन टुडेज क्लास वी शैल बिगिन आवर डिस्कशन विथ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम लोग आज के क्लास में नॉन रिन्यूएबल मतलब पुनर्नवीकरण अयोग्य जो संपद है उसको संसाधन है उनको लेके आलोचना करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स अबाउट विच वी शैल बिगिन आवर डिस्कशन दैट इज कोल। नाउ रिमेंबर, coal was formed on this planet around 250 to 350 million years ago. So coal was formed on this planet around 250 to 350 million years ago during the Carboniferous age. हम लोग एज का नाम लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। During the Carboniferous age. So coal was formed on this planet around 250 to 350 million years ago during the Carboniferous age. तो कोयला दुनिया आज से लगभग 250 से 350 मिलियन साल पहले दुनिया में तैयार हुआ था, और जो जियोलॉजिकल एज में कोयला का निर्माण हुआ था प्रकृति में उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिफेरस एज। नाउ कोल वाज मेनली फॉर्म्ड इन द hot and damp regions, primarily in the swamps. So when the dead plants and animals died, their dead bodies got buried, and as more and more plants and animals died, their dead bodies continued to get accumulated, and this continued accumulation of dead bodies along with soil, sediments, etc., it led up to the building of massive amount of heat and pressure on the piled up dead bodies. So this continued build up of the heat and pressure on the piled up dead bodies ultimately converted them to a carbon rich organic substance which we call as coal, and the process of coal formation was called as coalification. The process of coal formation was called as coalification. So ये जो कोयला तैयार होने का प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कोलिफिकेशन। तो कैसे तैयार हुआ? जैसे दुनिया में आज से लगभग 250 से 350 मिलियन ईयर्स पहले अगर हम लोग जाएंगे तो तब दुनिया में का जो गर्म जगह था, गर्म हॉट एंड ह्यूमिड, जहाँ काफ़ी वाटर वेपर्स थे, और स्वैम्पी रीजियंस मतलब जहाँ थोड़ा बहुत पानी का उपस्थिति था, ऐसे जगहों में जब वनस्पति और पशुएं, उन समय का जो पशुएं जब वो मर गए, उनका जो डेड बॉडीज़ वो उन जगहों में गिरता रहा, उनका ऊपर और डेड बॉडीज़ गिरे, और फिर ज़मीनी जो मिट्टी है, सेडिमेंट्स हैं, पत्थर है, वो सब उनका ऊपर चढ़ता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता हीट एंड प्रेशर उस डेड बॉडीज़ का ऊपर बढ़ता गया। तो जैसे जैसे नीचे का ऊपर हीट और प्रेशर बढ़ता गया वो आहिस्ता आहिस्ता कोयला में रूपांतरित हुआ। एंड ये जो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोयला का निर्माण हुआ इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं
coalification. This is what we call as coalification. And dependent on the carbon content of coal is divided into 4 basic types. Depending on the carbon content of coal is divided into 4 basic types, namely pit coal, lignite coal, bituminous coal, and anthracite coal. So we mainly divide coal into 4 basic types depending on the carbon content: pit coal, lignite coal, bituminous coal, and anthracite coal. Now pit is a variety of coal which has the lowest carbon content, and anthracite is the variety of coal which has the highest carbon content. तो कोयला में कार्बन का उपस्थिति के अनुसार हम लोग 4 किस्म के कोयला को रिकॉग्नाइज करते हैं। पहला है पिट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइट। पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और इसमें यही याद रखना है कि इनमें जो पिट कोल है वो सबसे लो ग्रेड का कोल है और सबसे बढ़िया ग्रेड का कोल है एंथ्रासाइट। पिट इज द लोएस्ट ग्रेड कोल, एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट ग्रेड कोल। नाउ इफ वी लुक इनटू इंडिया, India has 5% of the global coal reserve. So दुनिया में जितना भी कोयला है उसका लगभग 5% हिंदुस्तान में, इंडिया में प्रेजेंट है। एंड द मेजर कोल फील्ड्स इन इंडिया आर से रानीगंज, झड़िया, बोकारो, देन सम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा। तो हम लोग जिस इलाका में रहते हैं रानीगंज, ये कोल के लिए फेमस है। रानीगंज का अलावा बोकारो, झड़िया, उड़ीसा का कुछ पार्ट्स में, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट्स में भी कोयला उपस्थित है। लेकिन कोयले का इस्तेमाल से हमारे समस्या बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं। सो बिकॉज when we use coal we face a lot of problems. Say for example, when we burn coal, burning of coal releases tremendous amounts of carbon dioxide, and carbon dioxide, as we all know, it is a greenhouse gas which contributes to global warming. तो कोयला का दहन से बहुत परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड वायु में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको मालूम है कि वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका चलते ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या कोयला को जलाने से ही होता है कि सल्फर का कुछ ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन का कुछ ऑक्साइड्स भी कोयला से निर्गत होती हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल ऑल्सो रिलीजेज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और ये जो सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स हैं ये आपका वायुमंडल में आके वाटर वेपर का साथ उसका रिएक्शन करके ये लोग एसिड रेन तैयार करते हैं। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड तैयार होता है। सो दीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन they what you can say are contributors to acid rain. Oxides of sulfur produce sulfuric acids, oxides of nitrogen they produce nitric acid. Apart from that, the process of getting coal, that is coal mining, is itself environmentally harmful, and we have discussed the negative aspects of coal mining. इसके अलावा कोयला का जो ज़मीन से निकालने का जो प्रक्रिया है, जिसको हम लोग कोयला खदान कहते हैं, खनन कार्य, खोदने का जो काम है, वो इटसेल्फ पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो यही हो गया कोयला का इस्तेमाल से कुछ समस्या। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए पहले। राइट डाउन अ फ्यू क्वेश्चंस, राइट डाउन। डिस्कस कोल एज अ रिसोर्स, डिस्कस कोल एज अ रिसोर्स। देन name a few places in India, name a few places in India where coal is found, where coal is found. Then what are the problems, what are the problems associated with, what are the problems associated with using coal as a resource,
what are the problems associated with using coal as a resource. ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग आपका जो इंटरनल एग्जामिनेशंस हैं उसके बारे में कुछ बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। हम इंटरनल एग्जामिनेशंस आपका लगभग फरवरी का 3rd वीक में होगा, इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी, नॉट 3rd वीक, इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी, सरस्वती पूजा का बाद ही होगा। और उसमें आपको 10 MCQ क्वेश्चंस दिया जाएगा, एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, 10 MCQ क्वेश्चंस दिया जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए आप लोग पहला 2 चैप्टर्स प्रिपेयर कीजिए, मतलब पहला चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट और दूसरा चैप्टर है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ये 2 चैप्टर्स आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए। और ये क्लास हो जाने का बाद हम इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से सुनिए। क्लास का शुरुआत में कुछ वॉइस का प्रॉब्लम्स हो रहा था, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो हम इस क्लास का लेक्चर को अभी यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। और सिर्फ अपना क्लास का नहीं, दूसरा क्लास का लेक्चर्स भी सुनिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप लोग का क्लास थोड़ा लेट से शुरू हुआ है, तो आपका क्लास थोड़ा पीछे चल रहा है दूसरा जनों से। तो आप लोग अगर सिर्फ अपना लेक्चर नहीं दूसरा का लेक्चर्स भी सुनेंगे तो उसमें भी आपका हेल्प होगा। तो आप लोग सिर्फ अपना नहीं दूसरा का लेक्चर्स भी सुनिए और 2 चैप्टर प्रिपेयर कीजिए। और एग्ज़ाम का पहले हम आपको कुछ सजेशंस दे देंगे इंटरनल का बारे में। अभी फ़िलहाल पढ़ते जाइए और मेरा यूट्यूब चैनल में ये लेक्चर हम आधा घंटा 1 घंटा में अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको फिर से सुन पाइएगा। क्लास का शुरुआत में कुछ वॉइस डिस्टर्बेंसेस हुआ था, वो हो ही सकता है, ऑनलाइन क्लास है, ऐसा होगा ही। तो ठीक है, वी मीट अगेन ऑन नेक्स्ट मंडे। ओके, टिल देन गुड बाय।